या अली मदद, मेरा कनेक्शन वहाँ पे रखा है जिन्होंने, तो मेरे को उसको हाई करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए। आप सबको एक चीट दिया रहेगा, आप सबने अपने वेट लिखे रहेंगे, लिखा है सबने? मोस्टली जितने भी गर्ल्स हैं यहाँ पे सबकी हाइट 5'3", 5'4", आई थिंक सुष्मिता जितना कोई टॉल दिख नहीं रहा मेरे को, एक आध दो को छोड़ के। सो 5'3" या 5'4", आप में से 26 से 35 साल वाले कितने हैं? 26 से 35। सो आपका वेट होना चाहिए 51 to 53। है उसमें आपका वेट? ओके। 36 to 45, 36 साल से लेके 45 साल, आपका वेट होना चाहिए 55 के आसपास। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, मतलब याली बाबा ने अपने घुटने और अपना स्पाइन ये सोच समझ के बनाया है। मतलब ये वेट पे रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो बोलते ना कि एज हो गई, जॉइंट खराब हो गए। मैन्युफैक्चरिंग बराबर है, ओवरलोड हो गया है, तो लोड कम करेंगे तो याली बाबा ने जो बनाया ना उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं निकलेगा। और जो लोग 46 से 60 है वो भी 55, मेरे ख्याल से इसमें से 10-15% लोग रहेंगे जो 55 के नीचे होंगे, बाकी सब ऊपर है। ओके, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप सब आपकी आगे वाली चेयर के बीच में एक थोड़ा सा 1.5-2 फुट का एक गैप रख के बैठे। विल स्टार्ट विद सम स्मॉल एक्टिविटी। अच्छा, हिंदी में बोलूँ कि गुजराती में बोलूँ? ओके, सो मेरे को आपकी चेयर के आगे 1.5-2 फुट का गैप चाहिए। ओके, हम लोग आज डिसाइड करने वाले हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सेशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप सब लोग फिट है तो अभी गरबा का सीज़न चल रहा है, अपन गरबा खेलेंगे। फिट नहीं है तो आगे पौना घंटा आपको मुझे सुनना पड़ेगा। ओके, आप सबको खड़ा होना है अपनी जगह पे। और आप सबको एक पैर ऊपर करना है, हाथ लंबा रखना है और 30 सेकेंड्स आपको पोजीशन मेंटेन करनी है। रेडी? कुर्सी वगैरह का सपोर्ट नहीं लेना है। फैंटास्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। थैंक यू। सो अभी ये तो पहली टेस्ट है, अभी दूसरी टेस्ट। आप सबको बैठना है और विदाउट सपोर्ट उठना है 5 टाइम्स। नीचे बैठना है और विदाउट सपोर्ट उठना है 5 टाइम्स। घुटने पे हाथ नहीं रखना है। ओके, नीचे और फिर उठना है। ओके, चलो ये भी माफ किया। चलो आगे। अभी लास्ट टेस्ट, आखिरी टेस्ट। सब अपनी चेयर पे प्लीज, सब अपनी चेयर पे। एक पैर आगे। ओके, राय आपको जो अच्छा लगे हो, सपोर्ट नहीं लेना है और आपको उठना है। एक पैर आगे, सपोर्ट नहीं लेना है और उठना है। राइट? आराम से 3 रिपीटेशंस। चलो बैठ जाओ। मैंने देख लिया, सबको सुनना पड़ेगा।
2-3 लड़कियां हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको सुनने की जरूरत है। जिशान, उसको ना मेरे रॉन्ग पर्सन के साथ बिठाया, उसकी फियांसी के साथ बैठा है। नेक्स्ट। तो उस लेक्चर सुनने की जरूरत है? चलो शुक्र, मान गए। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपके पास किसके पास नेटफ्लिक्स, प्राइम और जियो स्टार का सब्सक्रिप्शन है? और आप में से कितने लोग हैं जिसके पास 3 से ज़्यादा जूते हैं, 3 से ज़्यादा पर्सिस है? ओके, पैसा तो है। आप में से कितने लोग फेसबुक पे टाइम पास करते हैं थोड़ा बहुत, रोज इंस्टा देखते हैं और रोज शॉर्ट्स भी देखते हैं? पीछे आवाज नहीं। और कोई कोई लोग हैं जिसको मी टाइम चाहिए। ऐसे कौन है जो रोज मी टाइम चाहिए जिसको? एक ही है, अंजुम। 4 लोग ही हैं। मेरी बीवी रोज मी टाइम लेती है। सो ये सब लोग यूज करते हैं। सो टाइम भी है, जरूरत भी है और पैसा भी है। ये किसके पास है? जिम का मेंबरशिप किसके पास है? एरोबिक्स का मेंबरशिप, योगा मेंबरशिप। रोज कौन सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चा करता है इसमें से कि रोज विटामिन्स लेते हैं, कैल्शियम्स लेते हैं? प्रोटीन पाउडर रेगुलरली कौन स्पेंड करता है? सो 1 2 3 4 5 6 7 9 10% लोग। ओके, सो बहुत ज़रूरत है, पैसा है, टाइम है, लेकिन ये नहीं है। 80, 70, 82, 76, 58 और 67, इसमें से बहुत सारे फेस लिफ्ट वाले हैं, बोटॉक्स वाले हैं, सब है, लेकिन फिर भी उनको फेस देख के लग रहा है कि ये फिजिकली अनफिट है। आज आपके जमात खाने में देखना और बोलना अपनी इस्माइली लेडीज़, आपको इसमें से कोई भी है जो 70 ईयर्स में आपको ऐसी दिख रही है? छोड़ो फेस, छोड़ो, फिजिकली फिट गिने चुने होंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि मतलब 70-80% लोग फिट होने चाहिए, 20-30% लोग अनफिट होते हैं, वो बीमारी से हो सकते हैं। अपनी जमात खाने में 70 मतलब बोल दिया मीन सीनियर सिटीजन, चेयर पे बैठे हैं, व्हील चेयर में आ जा रहे हैं और नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। बेचारे लोग खड़े होकर खा भी नहीं पाते। सो ये अपनी हालत है कि हमारी फिटनेस, जब तक हमने बीवी बच्चे हैं काम किया, जब बहू आ गई, थोड़े साल हो गए, हमारा रिटायरमेंट आ गया और हम सब लोग बेड पे हैं। सो अपने में से बहुत कम लोग, अभी वो अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। मेरा लेक्चर लेने का सिर्फ एम एक ही है, मेरे को आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, सायाटिका क्या है, ये अनाउंस किया था जमा देने में, मेरे को ये बोलना है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको ये समझना चाहिए कि बॉडी अगर आप फिट रखना चाहेंगे तो 100% फिट रह सकती है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आप बोलेंगे हाँ बस हो जाएगा, अच्छा मैं खाना खाऊंगी, नहीं, बहुत सी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। गाड़ी का मेंटेनेंस कराते हैं, खुद का मेंटेनेंस कराते हैं। अभी जब अभी सालगिरह आएगी ना, सब पार्लर में रश हो जाएगा, देखना सब मेंटेनेंस चलता है, लेकिन बॉडी का मेंटेनेंस कोई नहीं कर रहा। मैं थोड़ा आपका आईक्यू टेस्ट करने की ट्राई करता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है कि जैसे आपके मासिक बंद होंगे, लेडीज़ की बोन स्ट्रेंथ कम होना शुरू होता है। ये राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा, रॉन्ग वाले कितने? राइट तो सब है, रॉन्ग वाला कोई है? रॉन्ग वाला कोई भी नहीं है। लेडीज़ में आपका बोन का वॉल्यूम 10 से 15 साल मेनोपॉज के पहले कम होना शुरू होता है। तो आपको लगा अच्छा मेरे को मेनोपॉज आ गया 45-47 में, अभी मैं उसे टेक केयर करूँगी।
भाई 20-30% बोन आपका चला गया ऑलरेडी। अभी आप जो गया वो लॉस वापस नहीं ला सकते। यंग लेडीज़ में यहाँ पे 25-30 से कम लोग हैं, लेकिन यंग लेडीज़ में आपका पीक बोन मास, आप चाहेंगे कि मेरे बोन सबसे स्ट्रॉन्ग हुए, तो वो आपको ट्राई करना चाहिए जब भी आप 18, 20, 25, 30 साल के हुए। आप 50 साल में उठ के बोलेंगे नहीं अभी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ और मेरे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, अभी वो टाइम चला गया, राइट। सो 10-15 ईयर्स बिफोर द मेनोपॉज आपके बोन स्ट्रेंथ लूज करना शुरू करते हैं। आपके बोन की स्ट्रेंथ 60 साल में आपकी यंग एज में जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट कि रॉन्ग। अच्छा, रॉन्ग वाले कौन है? मेरे साथ कौन है? भाई माँ अकेले मेरे साथ है। इस बार हम लोग रॉन्ग है, भाई माँ ये राइट है। ओके, तीसरा है वॉकिंग बहुत अच्छी और इनफ एक्सरसाइज है। वॉकिंग बहुत अच्छी और इनफ एक्सरसाइज है, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग वाले कितने हैं? भाई मैं इस बार हम लोग राइट है। वॉकिंग सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आपको बोन स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। इसमें से कितने लोग हैं जो कभी जिम गए रहेंगे, एरोबिक्स गए रहेंगे? एक बार भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो यंग एज में आपको मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए। लोगों को ऐसा है कि लेडीज़ और जिम नहीं जा सकते, जिम और वेट ट्रेनिंग उसको करना चाहिए जिसको बॉडी बनानी है और मसल शो करने हैं। सी ये सब कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो गए। पहले लोग ऐसा बोलते थे कि बस आपको फिट रहना है, वॉक वॉक एंड वॉक। वॉकिंग आपके हार्ट के लिए अच्छा है और सिर्फ काफ के लिए अच्छा है। इसके ऊपर के मसल, थाई, बैक, अपर एक्सट्रीमिटी कुछ नहीं। लोग बोलते हाथ हिलाओ तो एक्सरसाइज होगी, वैसे एक्सरसाइज नहीं होती। मैं अगर जिम में जाता हूँ ना, मैं अगर रोज़ 10 साल तक 2 किलो का डंबल उठाऊंगा ना, तो मेरा मसल डेवलप नहीं हो सकता। मेरे को मसल ट्रेन करना पड़ता है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, तो मसल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। सो वॉकिंग, जिसके बीमारी है लाइक आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, हार्ट वीक है, उनके लिए ठीक है। वॉकिंग के अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज के फॉर्म है, विल ट्राई टू सी दैट, आपको वो भी शुरू करना चाहिए। हर 4 लेडीज़ में से अगर आप 55 और 60 के ऊपर की लेडीज़ पकड़ेंगे, सो हर 4 में से एक लेडीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, राइट कि रॉन्ग? राइट, ये फैक्ट है, पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को मालूम है। हम लोग दूध में जो कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं, अगर मैं 2 गिलास पी रहा हूँ दूध, तो मेरे लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है या नहीं? काफ़ी है या नहीं? ना वाले कौन है? सफिशिएंट नहीं है। और अभी तो लोग वेगन बन गए, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो ना, और आपने अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट निकाल दिया है, तो आपके डाइट में विटामिन B12 का कोई सोर्स है ही नहीं। तो अगर आप चाहेंगे कि आपको विटामिन डी मिले, B12 मिले, तो आप नॉनवेज नहीं खा रहे ना, तो दूसरा जो सोर्स है वो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, चीज़, पनीर, मतलब मिल्क के आइटम। वेगन लोग वो सब निकाल लेते हैं और बोलते हैं नहीं अभी आप सप्लीमेंट्स खाओ। मैं कोई वेगन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डाइट सब चीज़ें खानी चाहिए। ऐसा कोई डाइट नहीं है जो ये मत खाओ। ऊपर वाला ने जो बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया है, राइट। सो विटामिन डी, मिल्क और कैल्शियम में सफिशिएंट नहीं है, वी नीड सप्लीमेंट्स फॉर दैट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार लेडीज़ ही बीमार होती है। आप अपने घर में देखिएगा, जेंट्स को जल्दी कुछ नहीं होता है, लेडीज़ ही बीमार होती है। तो राइट है कि रॉन्ग है? मतलब बेचारी बहुत काम करके घिस जाती है, ऐसा कुछ है? पहले राइट है कि रॉन्ग है? सब बीमारी वाले काफ़ी लोग बैठे बेचारे। ओके, सो ये फैक्ट राइट है, क्योंकि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, ये या स्पाइन, बोन्स, वो सब की जो स्ट्रेंथ है वो उसके मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे मसल जितने स्ट्रांग होंगे ना, उतने मेरे जॉइंट को सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा थाई बहुत स्ट्रांग है,
मेरा काफ बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को घुटनों की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को इतनी सपोर्ट अवेलेबल है। आपने कभी देखा रहेगा कि इसका घुटना दुख रहा है, वो लोग पट्टा पहनते, मोज़ा पहनते, बोलो कितना अच्छा लगता है। तो अगर आपके मसल स्ट्रांग है तो वो मसल आपके जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। लेडीज़ में आपका ओवरऑल जो मसल वॉल्यूम है वो कंपेयर टू जेंट्स कम रहता है। हमेशा आपकी एज का कोई जेंट्स देखो और लेडीज़ देखो तो जेंट्स में मसल वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए जेंट्स में स्ट्रॉन्ग मसल होने से उनके जॉइंट्स नी या बैक उस पर स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम पड़ता है, इसलिए जेंट्स एक्चुअली कम बीमार होते हैं। वो एक्चुअल फैक्ट है। डोंट लेट योर बोन रिटायर बिफोर यू डू। अभी रिटायरमेंट का एज कितना है इंडिया में? रिवाइज हो गया है? किसी और कुछ बोला, और कुछ बोला? यू सेड 60, 65, शी इज एब्सोल्युटली राइट। सो 65 रिटायरमेंट का एज है, मीन्स 65 साल तक आपको जॉब करना चाहिए और काम करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी बहू आ गई मैं बैठ के आराम करूँगी, नो, 65 तक तो आपको रिटायर नहीं होना है। ये 4 चीज़ें समझ लीजिए, अगर ये अच्छे से समझ जाएंगे ना और ये फॉलो करेंगे ना, तो जो यंग क्राउड है, आई कैन अश्योर यू आपको ऑर्थोपेडिक इश्यूज बहुत कम होंगे। ओके, फर्स्ट हेल्दी डाइट। जब ऑर्थोपेडिक की बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सी चीज़ दिमाग में आएगी? हड्डियों को मजबूत करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी और आयरन और डॉक्टर की बीबी को मालूम है क्या खाने का है? प्रोटीन। बोन किससे बनते? कैल्शियम से। किससे बनते? कैल्शियम से। किससे बनते? प्रोटीन से बनते हैं। बोन कैल्शियम से नहीं बनते। लोगों को जब बोला बोन मीन्स कैल्शियम, पहले प्रोटीन का एक नेटवर्क बनता है, उसके ऊपर कैल्शियम जमा होगा तो बोन बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं है, आप कैल्शियम का कितना भी गोली खाएंगे सो कुछ नहीं हो, यूरिन में निकल जाएगा, स्टोन हो सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन है जो हड्डी का बेस है, आपको अगर बिरयानी बनानी है तो पहले बेस कुछ चाहिए ना, पहले राइस लेंगे, उबालेंगे, फिर मटन डालेंगे। सो पहले बेस चाहिए। सो बेस प्रोटीन है। और अपने इस्माइली में नॉनवेज आई थिंक मैं भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार, मतलब अंडे खाने वाले कितने, रोज़ बॉयल अंडा खाने वाले कितने लोग हैं? अंडे खाने वाले कितने लोग हैं? गुड, नाइस, चलो अच्छा। सो बोन्स के लिए जो हेल्दी डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन, बाद में आता है कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, वो सब इम्पोर्टेंट। लेकिन आप सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान रखो, मोर देन इनफ है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अच्छा, वापिस आपका थोड़ा नॉलेज चेक करता हूँ। जैसे अपनी उम्र बढ़ेगी, नॉनवेज बढ़ाने का, समझो मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को डायबिटीज़ आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, डॉक्टर ने बोला है तुमको हार्ट की नसें से ब्लॉक हो गई है, तो नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाने वाले कितने ऊपर है? हार्ट का प्रॉब्लम है तो नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ऑफ कोर्स खाना चाहिए। आप अगली बार अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको पूछने का, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, मैं चिकन, फिश, एग खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? एक भी डॉक्टर ना नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे मटन खा सकता हूँ तो ना बोलेगा। आपको बोलेंगे फैट, चीज़, पनीर वो सब खा सकते तो ना बोलेगा। सो जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके बोन्स और मसल्स, यहाँ पे कोई भी 55 के ऊपर रहेगा ना, ऐसे हिला के देखिएगा, ऐसा लूज हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? क्यों हिल रहा है? मसल लूज हो रहे, वो मसल में से प्रोटीन जा रहा है। जब मसल की ताकत चली जाएगी तो आपको बैठ के उठने में, अभी मैं टेस्ट किया, बहुत से लोग बैठ के नहीं उठ पा रहे। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं है। जो यंग बच्चे हैं वो लोग फट से उठ गए, क्योंकि उनकी मसल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है।
अच्छा खाना खाइए, ताकत आ जाएगी ना, तो खाना ज़रूरी है। पहले ज़माने में ऐसे बोलते कि रोटी और राइस अपना स्टेपल और सबसे अच्छा डाइट है। क्या बोलते हैं आप लोग? रोटी राइस अच्छा है या नहीं? सो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। मतलब उसी के ऊपर डिपेंड, रोज़ रोटी राइस खाओ ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज रोटी और राइस में कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो वज़न बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो आप में से जिसको वज़न कम करना है, आज की तारीख में जितनी भी रोटी है और जितनी भी राइस है, सिर्फ 50% कम कर देना, अपने आप वेट कम हो जाएगा। देसी घी घर का बनाया हुआ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? घर का बनाया हुआ, राइट। सो मॉडरेशन में आप तेल छोड़ सकते हैं, लेकिन घी थोड़ा सा, पूरा चम्मच भर के नहीं, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। घी इज़ गुड। किसके लिए अच्छा है? आपको आइडिया किसी को घी किसके लिए अच्छा है? फैट कहाँ पे लगता है मुझे मालूम? मतलब ऐसा बोलते हैं कि बॉडी में फैट जाना चाहिए। आप एक चीज़ जो सेक्रीफाइस कर सकते हो ना, वो शुगर है। मीन्स आप शुगर ज़िंदगी पर नहीं खाओ तो चलता है, लेकिन आप फैट ज़िंदगी पर नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। कहाँ पे यूज़ है उसका अपना, मतलब उसके बिना नहीं चलेगा। दिमाग सिर्फ चर्बी से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है। सो आपको अगर दिमाग अच्छा चलाना है तो आपको थोड़ा बहुत फैट या घी चलना चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स, दही और ढोकला, इडली, जो तुम रख के बनाते हैं, वो हेल्दी है कि हेल्दी नहीं है? राइट? नहीं तो लोग बोलते नहीं, फर्मेंटेड फूड नहीं खाने का, उससे वात हो जाता है, उससे जॉइंट पेन होता है। फर्मेंटेड फूड्स आर रियली हेल्दी। जैसे उम्र बढ़ती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो वाटर इंटेक बढ़ावे कि कम करे? उम्र बढ़ेगी तो पानी पीना बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? नहीं बढ़ाने वाले कितने हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए? बीच में रखो, थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा छोड़ो। ओके, सो आइडियली वाटर इंटेक मॉडरेशन में बढ़नी चाहिए, बिकॉज आप अगर पानी कम पी रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका बॉडी में सर्कुलेशन कम होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, स्किन ड्राई होती है, नेल्स खराब होते हैं, बाल झड़ते हैं। सो सिर्फ बॉडी को अच्छा हाइड्रेट करने से बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन आपको लग रहा है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो आप डे टाइम में अच्छा रखिए, नाइट टाइम का वाटर इंटेक कम कर सकते हैं। ये सबको मालूम है। अपन फास्ट जाएंगे। प्रोटीन के अच्छे सोर्स, फिश, चिकन, एग्स। मटन नहीं खा सकते, कलेजी, भेजा, वो सब नहीं खा सकते। वेजिटेरियन में मसूर दाल, तूर दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन। इसमें तो कोई खाता है सोयाबीन? रेगुलरली कोई सोयाबीन खाता है? राइट? सोयाबीन इज़ वेरी गुड। सोयाबीन को बोलते हैं कि वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज, मतलब वेजिटेरियन फूड में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो है सोयाबीन। आप खा सकते हैं, खाना शुरू करना चाहिए। पनीर, बाजरा, ज्वार, आलमंड्स। कितनी बादाम खानी चाहिए दिन में? 15-20 खा सकते हैं? 2 नहीं 3 अच्छा लगा। 3 रखते हैं अपन, 3 रखते हैं। ऐसा कुछ है क्या स्पेसिफिकली ऐसे ही खाना चाहिए? ओके, सो जो इंडिया के जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने रेकमेंड किया कि 5 to 7 आर गुड इनफ। खजूर कितनी खानी चाहिए? अभी आवाज आ रही है? ओके, कितनी बादाम खानी चाहिए? 5 to 7, 5 से 7। आप 10 के ऊपर जाएंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की रिस्क है। खजूर कितनी खानी चाहिए? डायबिटीज वाले खजूर खा सकते हैं क्या? डायबिटीज वाले खजूर खा सकते हैं? अरे वापिस पूछ रहा हूं तो सोच के बोलो। एक खजूर में 12 ग्राम शुगर है। एक अच्छी खजूर खाएंगे ना, 12 ग्राम शुगर है। तो डायबिटीज वाले प्लीज मत खाओ। अंजीर खा सकते हैं,
अखरोट खा सकते हैं, रेजिन्स खा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, द्राक्ष, किशमिश। डायबिटीज वालों के लिए नहीं है। बैक। वो लास्ट है पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स। ये कोई खाता है इसमें से रेगुलरली? सो अभी इसका नया फैशन है, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स। वो खाने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब भी आप सीड्स बहुत खाएंगे ना, तो एक प्रॉब्लम है, आपको पथरी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या करने का? सो एक दिन पंपकिन खाओ, एक दिन सनफ्लावर खाओ, एक दिन चिया सीड्स खाओ, ऐसे सीड्स चेंज करते रहो। और अगर आपका सीड्स का इंटेक ज़्यादा है तो 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड बॉडी में जाना चाहिए। 2.5-3 लीटर पानी अगर आप ले रहे हो तो आपको कभी स्टोन फॉर्म नहीं होगा। आपका पानी 1-1.5 लीटर का है और आप एक साल अगर सिर्फ सीड्स खा रहे तो सीड से स्टोन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। और एक ट्राई करता हूँ अभी। ये ठीक है, ये वाला ऐसा, ये ठीक है, ऐसा पकड़ के रखता हूँ, हिलना नहीं चाहिए वो। ओके, कैल्शियम, ये आप सबको मालूम है। आप में से किसको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है ना, तो नॉनवेज थोड़ा इंक्रीज करने की ट्राई कीजिए। चिकन, फिश और बॉइल्ड एग्स, पका के अंडे नहीं खाइए। बड़े बेसिक रिकमेंडेशन, आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे ना, वो आपको रिकमेंड करेगा। और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जो 35 क्रॉस कर चुकी है और ऐसे मेल्स जो 45 क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप चाहेंगे कि मेनोपॉज होने के बाद आपका वेट नहीं बढ़े तो प्रोटीन डाइट पे जाइए, रोटी, चपाती, राइस कम कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, ये आपके से इतने सारे ऑप्शंस हैं। थोड़े दिनों के बाद मेरे को ये सब में से कुछ ना कुछ करता दिखना चाहिए। आइदर योगा का ऑप्शन है, जुम्बा और एरोबिक्स यंग क्राउड के लिए है, जो लोग काफ़ी यंग है। जुम्बा एरोबिक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप यंग है और फिट है तो करना चाहिए। आपको बैक के इश्यूज़ है, नी इश्यूज़ है, तो आपके लिए इतना राइट नहीं है। आप कोई सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो कर सकते हैं। जिम सबसे सिंपल अच्छी एक्सरसाइज है। सबको यही डाउट होता है कि जिम जाना मतलब बॉडी बिल्डिंग करना और कट्स डेवलप करना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिम छोड़ देने के बाद भी वापस वेट गेन होना चालू हो गया। ऑफ कोर्स है ना, जिम छोड़ने के बाद वेट गेन हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? जिम ज्वाइन किया था वो प्रॉब्लम है कि छोड़ा वो प्रॉब्लम है? आप ऐसा बोलेंगे कि है ना, मैंने स्वीट खाना छोड़ दिया ना, सॉरी स्वीट पहले मैं छोड़ दिया था तो वेट कम हो गया, लेकिन स्वीट वापस खा रही हूँ तो वज़न बढ़ रहा है। अरे ऑफकोर्स बढ़ेगा ना, क्योंकि आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो तो वेट कम हुआ है। तो वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अभी आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी तो ऑफकोर्स वेट गेन होगा। तो इसमें प्रॉब्लम जिम नहीं है, आप समझ रहे हो? थोड़ा टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर वापस वेट। अब तो फिर आपने डाइट से कंट्रोल किया? नहीं किया। सो लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक रेज किया है। हम लोग जिम जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ने का प्रॉब्लम होता है। अरे ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगा। तुम फिटनेस ट्रेनिंग छोड़ देंगे और फिर भी तुम्हारा वज़न मेंटेन रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? जिम क्यों जा रहे हैं, एक्सरसाइज क्यों कर रहे? फिट रहने के लिए ना। तो आप ऐसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो फिटनेस कम होती है। सो हम लोग, मैं आपको जो जिम रेकमेंड कर रहा हूँ वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है। आप जिम में जाके साइकिल चलाओ, मेरा जिम नहीं है, मैं जिम नहीं चलाता हूँ। आप साइकिल चलाओ, वहाँ पे खड़े होके ट्रेडमिल आता है, ट्रेडमिल करो। आप लाइट वेट यूज़ करो, आराम से जाने का। आपने कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, लेकिन आधा पौना घंटा आपको जिम में स्पेंड करने का। जिम नहीं अच्छा लगा, आप योगा कर सकते हैं,
आप योगा अच्छा करेंगे तो आप पावर योगा पे जाइए, वो भी बहुत अच्छा है। और जिसको लगता है कि भाई योगा, पावर योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, जिम कुछ नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट वॉकिंग करना चाहिए। ऑन एन एवरेज 50 to 60 ईयर्स की फीमेल्स को कितने स्टेप्स चलने चाहिए आपको हेल्दी रखने के लिए, कि मैं इतने स्टेप्स चलोगे तो आई एम गुड, आपको घुटने या कमर की तकलीफ नहीं है, तो ऑन एन एवरेज कितने स्टेप्स चलने चाहिए? बहुत ऑप्टिमिस्टिक है भाई बा। या सो ऑन एन एवरेज 55 to 60 के लिए 5 to 6,000 इज़ अ गुड नंबर। आप 5-6 हज़ार स्टेप चलते हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी है। बट अगेन वॉकिंग सिर्फ पैर के लिए है, बाकी सिस्टम के लिए नहीं है। सो कॉम्बिनेशन इज बेस्ट, कि आप थोड़ा जिम करो, थोड़ा योगा कर रहे हो, थोड़ा वॉकिंग कर रहे हो, आप सब मिक्स करो तो ओवरऑल अच्छा है। नेक्स्ट, आपका बॉडी को डेली 18 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आप आधा घंटा चलेंगे ना, तो आपका बॉडी का कितना कैलोरीज बल जलेगा? 120 से 170। आप जॉगिंग करेंगे, आधा घंटा आप जॉग करेंगे, तो आपकी बॉडी की कितनी कैलोरीज जल रही है? 250 से 300। और आपने एक सेव पूरी खाया, तो उसमें कितना कैलोरीज है? 250 से 300। मीन्स आज सेव पूरी एक्स्ट्रा खाई, तो आपको चलना चाहिए 1 घंटा या दौड़ना चाहिए आधा घंटा। तो सेव पूरी खाना बंद करो, टीवी देख के मज़े लो ना यार, क्या को दौड़ना है ना, अच्छा है ना। आप पानी पूरी खा रहे हैं, 180 to 200, 45 मिनट्स वॉक, 15 मिनट का जॉगिंग, इतना टाइम भी नहीं अपने पास। कचौरी 200 to 220। दिशान, नेक्स्ट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, समोसा 30 मिनट। वड़ा पाव देखो, 2 वड़ा पाव खा लिए, मीन 1.5 घंटा वॉक करने का। अरे छोड़ो, नहीं चाहिए। 1.5 घंटा अपन बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, मज़े आएंगे इसमें। पेस्ट्री, चॉकलेट, मारी बिस्किट। मारी बिस्किट में एक जो बिस्किट है ना, उसमें 25 किलो कैलोरीज है। आपने एक पैकेट उड़ा दिया, तो आपको 1.25 घंटा चलना है। पार्ले जी 1.5 घंटा चलना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी लोग वेट कम करने का ट्राई करते हैं ना, वो लोग एक्सरसाइज सोचते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीटली अलग है। आपको वेट कम करना है, आपको इस पे फोकस करना है। डाइट, वज़न कम होता है 80% डाइट से और 20-30% एक्सरसाइज से। सो डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, आप पूछिए क्या खा सकते हैं, तो रोस्टेड चना है, स्प्राउट्स है, बॉइल्ड कॉर्न, ढोकला। आप शाम को जमात खाने आने के पहले सब लोग चाय वगैरह पी कहते हैं ना, चाय करते हैं, हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें मलाई लगाते हैं, राइट। सो वो सब मत खाओ, हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, ओके। और अब अभी हेल्दी स्नैक्स आप ऑनलाइन चैट जीपीटी डालो, आपको चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा तकलीफ लेने की ज़रूरत है, राइट। मिथ्स और फैक्ट्स। वज़न कम करने के लिए अगर मैं एक मील स्किप करूंगा तो वज़न कम होगा या नहीं होगा? लॉजिक क्या है? होगा वाले कौन है? ऑफ कोर्स होगा यार, खाना नहीं खाना तो वज़न कम होगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि जब भी आपने एक मील स्किप किया, समझो रात में नहीं खाया, सुबह उठे ऐसी भूख लगेगी कि गबा सब। सो वो नहीं चलता है। मील स्किप करके आपको नेक्स्ट मील मॉडरेशन में आप कंट्रोल कर पाएंगे तो ठीक है। तो मील स्किप मत करो, मील को कम करो, वॉल्यूम कम करो। मील स्किप करने का बहुत क्रेविंग होती है, बहुत भूख लगती है, फिर लोग दूसरा मील लाइक 2 टाइम का एक टाइम में खा लेंगे और बोलते देखो एक टाइम का खाना बंद कर दिया लेकिन वज़न तो कम ही नहीं हो रहा। एक्सरसाइज से ही वज़न कम होता है, ये एकदम रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ डाइट पे फोकस करो। एक्सरसाइज आपको एडिशनल वेट कम करने में हेल्प करेगी।
हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो 90-100 किलो के पेशेंट रहते हैं और उसको इतना भूत चल जाता है वेट कम करने का, या कि कभी किसी डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया कि आप 100 किलो के होए इसलिए आपका घुटना ख़राब हो रहा है, आप बस 15 किलो वज़न कम करो, फिर देखो आपका घुटना कैसा काम करता है। वो बेचारे दौड़ते हैं, भागते हैं, सब करते हैं और वो 85 या 80 तक आते हैं, 20 किलो वज़न कम करके आते हैं। फिर मेरे को बोलते हैं, अमीन डॉक्टर साहब ने बोला था कि तुम वेट कम करेंगे ना तो घुटना अच्छा हो जाएगा, और तुम तो बोलते हो मेरे को घुटना चेंज करना पड़ेगा, मैं तो 20 किलो वज़न कम कर दिया और तू तो नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप 100 किलो वज़न लेके दौड़ेंगे मैडम तो घुटना ख़राब हो जाएगा। सो बहुत बार आपको समझ के एक्सरसाइज करनी होती है। जो घुटना 50, 60, 70 किलो के लिए बना है, आप 100 किलो लेके एंथुसियाज्म में नहीं, दुबला होना है, दुबला होना है, दुबला होना, दुबला होना है, आपके दिमाग में घुस गया दुबला होना है और आप दौड़ रहे तो घुटने ख़राब हो रहे हैं। सो आपका अगर वेट ओबेसिटी की रेंज में है, सो आपको रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, हॉपिंग, डांसिंग जहाँ पे लोड पड़ता है वैसा इस एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी नहीं है। स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जिमिंग है, एरोबिक्स, वो आपको करना चाहिए। आप में से किसने कीटो डाइट या डिटॉक्स किया हुआ है वेट कम करने के लिए? राइट, दे हेल्प्स टेम्परली, शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बट जैसे आप वो डाइट छोड़ देते वो वापस वेट गेन होता है। और कीटो या डिटॉक्स डाइट मेंटेन करना ईजी नहीं है, यू कैन नॉट मेंटेन इट फॉर लॉन्ग टाइम। ये आप सबको समझना चाहिए, ऊपर का सब भूल जाएंगे तो चलेगा। आपका वज़न अगर 1 किलो बढ़ेगा तो घुटने में उसका 4 किलो का इफेक्ट आता है। हाँ बोले ये कैसे साइंस है, वज़न तो 1 ही किलो बढ़ा, इस पर 4 टाइम्स की लोड पड़ रहा है। सो वो 1 किलो मैकेनिक्स में कन्वर्ट होके 4 टाइम्स वो 1 किलो यहाँ पे 4 किलो का लोड देता है। सो अगर मेरा वज़न 70 किलो है और मैंने 5 किलो कम किया तो कितना लोड कम हो जाएगा, राइट? तो बढ़ने से नुकसान है लेकिन कम होने से फ़ायदा भी तो है, राइट? तो ये सोचो कि जिसको अर्ली, आप में जो यंग क्राउड है ना, जिसको अर्ली नी पेन शुरू हुआ है ना, आपका जो वेट है उसमें से 5 किलो कम करना, अगर गारंटेड कम नहीं हुआ तो मैं फ्री ट्रीटमेंट करके दूंगा। दूसरा, और एक लोग वेट कम करते हैं और स्पॉट वेट रिडक्शन। स्पॉट वेट रिडक्शन मालूम है? मतलब मेरे को पेट का फैट कम करना है, मेरे हिप्स बड़े, मेरे को ये कम करना है, मेरा थाई कम करना है। सो लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि मैं पेट की एक्सरसाइज तो पेट दुबला हो जाएगा, मेरी थाइज बड़ी है, मेरे हिप्स बड़े, तो मैं इसकी एक्सरसाइज करूँ। आप जब भी वेट कम करेंगे सब जगह से इक्वल वेट कम होता है। आप कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, वो यूट्यूब पे आपको सब लोग बोलेंगे कि आपको थाई कम करना है ये एक्सरसाइज करो, आपको पेट कम करना है ये एक्सरसाइज करो। वेट रिडक्शन पूरा बॉडी में से इक्वली होता है। ये आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, छाछ, लेमन वाटर। लोग बोलते हैं गर्म पानी पीने से हड्डियाँ पिघल जाती है, लेमन पानी पीने से हड्डियाँ पिघल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको हड्डी का प्रॉब्लम है तो नींबू नहीं खानी चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सो नींबू, संतरा, मौसम्बी, लेमन, आंवला, ये सब में विटामिन सी रहता है बहुत ज़्यादा। विटामिन सी आपके बॉडी के जितने भी बोन्स है और जितने भी लिगामेंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। सो ये चीज़ें आपको रेगुलर लेनी चाहिए। जीरा है, गार्लिक है, मेथी सीड्स है, ये आपको लेना चाहिए। आपको अवॉइड करना है, ये सब आपको मालूम है मेरे ख्याल से, बिस्किट्स है, मैदा है, ब्रेड, कुकीज़, केक्स, पकौड़ा, समोसा, भजिया, योगर्ट, ड्राई फ्रूट्स इन एक्सेस, घी इन एक्सेस आपको नहीं लेना चाहिए। ये मेरी बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी आपको समझाने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स क्या है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीन्स जॉइंट का घिस जाना। अल्लाह ने जॉइंट में एक कार्टिलेज का लेयर बनाया है, उसको बोलते चिकनाहट का लेयर। नॉर्मली बॉडी में चिकनाहट बनती है, आप कोई बच्चे को नहीं देखेंगे कि उसको घुटने की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जैसे अपनी एज होती है ये ऑयल बनना कम होता है।
आप जमात खाने में ऐसे भी लेडीज़ देखेंगे जो 75-80 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी भी ऐसा पालथी मार के बैठते हैं, अभी भी नीचे बैठते हैं, फटफट उठना बैठना करते, फटफट चलते हैं। क्यों? उनके जॉइंट अच्छे हैं। सो उसका कोई रीज़न है। चिकनाहट जो बनना कम होता है ना, उसकी रीज़न है। एजिंग डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बहुत से लोग के पैर से टेढ़े होते हैं। जैसे पैर टेढ़े हैं, किसके ऐसे पैर है, वो लोग में जॉइंट जल्दी घिसते हैं। दूसरा कॉमन रीज़न आपका वेट, और तीसरा कॉमन रीज़न आपका लाइफस्टाइल, कि बहुत से लोगों में इंडिया में ज़्यादा नीचे बैठने की हैबिट रहती है। आप नी को जितना ज़्यादा फोल्ड करके बैठते हो, स्पेशली में जो इंडियन बाथरूम में बैठते हैं, ऐसा नी को पूरा फोल्ड करके बैठते, वो सबसे ख़राब पोजीशन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बैठ सकते हो। यंग पॉपुलेशन जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप बैठो, कोई हार्म नहीं है। लेकिन जब घुटने में तकलीफ़ होती है तो आपको टेम्पररी ये चीज़ें कम करनी चाहिए, ताकि जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं आवे और जॉइंट रिकवर करना शुरू हो सकता है। एक बार आर्थराइटिस आ गया तो प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। एक बाल सफ़ेद हुआ, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? आप विटामिन्स लेंगे, कैल्शियम लेंगे, कम होगा। आप स्किन के डॉक्टर के पास बोला, डॉक्टर साहब एक सफ़ेद बाल है, दवाई दो, दूसरा सफ़ेद बाल नहीं आना चाहिए, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। सो इसको एजिंग बोलते हैं, डीजनरेशन बोलते हैं। सो वैसा आर्थराइटिस का भी है, लेकिन अर्ली स्टेज में जब भी आपका जॉइंट खराब नहीं हुआ है या आपका माइनर जॉइंट डैमेज हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप मेडिसिन लेंगे, उसको ठीक कर सकते हैं। आपको थोड़ा मेडिसिन लेना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो अर्ली स्टेज में आप इसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बहुत सारे लोग पेशेंट के पास ऐसे आते हैं कि तो थोड़ा बहुत दुख रहा है, थोड़ा बहुत दुख रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर सब डराते रहते, बोलेंगे तुमको ये हो गया है, वो हो गया। आपको कोई भी दर्द ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू, घुटना है, पैर है, कमर है, शोल्डर या नेक, कोई भी दर्द अगर 3-4 महीना कोई भी एक ही स्पॉट पे है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। आज घुटना दुखा, 10 दिन दुखा, ठीक हो गया, वापस 10 दिन दुखा, ठीक हो गया, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपका बॉडी का कोई भी जॉइंट, चाहे बैक हो, नेक हो या कोई मेजर जॉइंट है, अगर 3 महीने तक दुख रहा है, आप दवाई ले रहे हो, कम हो गया, दवाई बंद की, वापस आ गया, तो समझो कुछ प्रॉब्लम है। फिर पेन किलर मत खाओ, एक बार डॉक्टर के पास जाओ, उसको देख लो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। 3 महीने के ऊपर अगर आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे तो बाद में वो हो के बहुत बड़ा हो जाएगा। बाद में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हर चीज़ रिवर्स नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर हर चीज़ रिवर्स करेगा तो खुदा हो जाएगा। ये आपको समझना ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस सुना है किसी नाम? अभी तो आपकी अपनी जमात में बहुत सारी अवेयरनेस है, लेकिन पहले मैं जब भी बोलता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस तो लोगों को लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, मैं आपको बोला गया इंडिया में 55 के आगे हर 4 में एक लेडीज़ की हड्डियाँ कमज़ोर है। वो लेडीज़ जब आगे जगह गिरेगी तो फ्रैक्चर होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस 100% ठीक कर सकते हैं आप अगर टाइम पे डायग्नोस करो तो। आपको टाइम पे डायग्नोस करना है, खाना पीना, एक्सरसाइज, वो ट्रीटमेंट है उसका, लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं उसको ठीक नहीं कर सकते। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका घुटना एक बार डैमेज हो गया, आप उसको डैमेज होने से रोक सकते हो, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। थोड़े लेवल तक आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, लेकिन आप बोलेंगे मेरा घुटना घिस गया है, आप दवाई दो ठीक करो, नहीं। एक लेवल तक ठीक हो सकता है, पूरा ठीक नहीं हो सकता। इसको हम लोग कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो ऑस्टियोपोरोसिस, मैं आपको पहले बोला, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपका जो बोन जो बना हुआ है ना, वो एक सिस्टम से बना हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, सो पहले सब वो रॉड्स खड़े करते हैं ना, लोखंड के, हाँ लोखंड के सब रॉड्स खड़े करते हैं और फिर उस पर सीमेंट डालते हैं। तो समझ लो जो रॉड्स है ना वो आपका प्रोटीन है। अगर आप पतले पतले रॉड लगाए अंदर, जो लोखंड के रॉड्स हैं वो पतले रॉड है, आप कितना भी अच्छा सीमेंट डालो वो बेंड होने का चांस है। लेकिन अंदर लोखंड के जो रॉड्स है वो अगर बहुत मोटे हैं और आप सीमेंट डालो उसको कुछ नहीं होता। सो अगर आपका प्रोटीन डाइट अच्छा है,
अगर आप नॉनवेज अच्छा खाते हो तो बॉडी में प्रोटीन अच्छा रहेगा, तो आपको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। 4 में 1 इंडिया में है इतना। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन में आपका प्रोटीन का सोर्स सिर्फ चना, मूंग, स्प्राउट्स वगैरह है। जो भी नॉनवेज ईटिंग पब्लिक्स है, जैसे कि आप यूएई वगैरह में जाओ या मतलब मिडिल ईस्ट में जाओ या आप इवन अमेरिका वगैरह में जाओ, वहाँ पे लोग सफिशिएंट नॉनवेज खाते हैं, तो उनको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। इंडिया में इसलिए ज़्यादा कॉमन है कि गुजराती लोग ज़रा भी नॉनवेज नहीं खाते, प्रोटीन है ही नहीं, दाल लोगों को इतनी अच्छी लगती, मतलब स्प्राउट्स लोग नहीं खाते, सो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रहा है। अगर आप सिर्फ डाइट भी मॉडिफाई करेंगे ना, प्रोटीन डाइट रेगुलर है, सो जो यंग क्राउड है, आप 30 ईयर से अच्छा प्रोटीन लेना शुरू कर दो, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जो 50-55 के बियॉन्ड है, अगर आप भी अभी भी शुरू करेंगे ना, तो भी डेफिनेटली आपको बोन स्ट्रेंथ में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा जेनेटिक भी है। अगर हमारी मम्मी को ऑस्टियोपोरोसिस था, आप कभी जमात खाने में देखिएगा, हर जमात खाने में एक लेडीज़ आपको दिखेगी जो ऐसी है, दुबली पतली होगी और झुक के रहेगी। सो उसको बोलते कि जेनेटिक है, उसके बच्चे भी दुबले पतले होंगे और वो भी आगे जाके झुक जाएंगे। आपको जब मालूम है कि मेरी माँ झुकी हुई थी और दुबली पतली थी, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क ज़्यादा है, तो आपको टेक केयर करना चाहिए, वो खाना पीना वो हिसाब से चेंज करना चाहिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस मोटे लोग में ज़्यादा होगा कि दुबले लोग में ज़्यादा होगा? किसी का वज़न 90 किलो है और कोई दूसरा लेडी 40 किलो की है, उससे बोन पे लोड कम पड़ रहा है, उसके बोन पे 90 किलो लोड पड़ रहा है, तो 90 किलो की जो लेडी है उसकी हड्डियाँ जल्दी पिघल जाएगी कि 40 किलो की लेडीज़ की हड्डियाँ पिघल जाएगी? तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है यार। सो मसल्स और बोन्स ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना वापरेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम वापरेंगे उतना वीक होगा। जो 90 किलो की लेडी है उस पर बोन्स का कितना वज़न आ रहा है? 90 किलो वज़न आ रहा है, तो इतना लोड पड़ रहा है, तो जितना लोड ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा। उसके घुटने खराब हो जाएंगे लेकिन हड्डियाँ टूटती नहीं है उनकी। और जो 40 किलो की लेडी रहेगी उस पर बोन पे वज़न कम आ रहा है, तो बोन पे लोड कम है तो हड्डियाँ कमज़ोर होगी। फ़ायदा उनको ये है कि उनके जॉइंट कम घिसेंगे। तो अपने को 40 पे भी नहीं जाना है, 90 पे भी नहीं जाना है, अपने को बीच में रहना है 50-60 पे, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होवे और आर्थराइटिस भी नहीं होवे। सो मॉडरेशन में वेट लाना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है वेट बेयरिंग। अगर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और मैं जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करूँगा, साइकिल चलाऊँगा, स्विमिंग करूँगा, मेरी हड्डी मजबूत नहीं होगी। मेरे को चलना चाहिए, मेरे को ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, मेरे को जॉग करना चाहिए, हॉप करना चाहिए। सो वॉकिंग का और एक बेनिफिट है बड़ी एज में कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क कम होती है। यंग लेडीज़ जिसके घुटने अच्छे हैं, जिसके जॉइंट अच्छे हैं, आप दिन में कम से कम 20 बार सिर्फ हॉपिंग करो अपनी जगह पे, नीचे थोड़ा कुछ सॉफ्ट चीज़ रखे हॉपिंग करो, रोज़ 20-25 बार हॉप करो। ये 20-25 बार जो जंप करेंगे ना, वो आपके बोन के लिए सफिशिएंट स्टिमुलस है जिससे नया बोन फॉर्म होगा। 60 साल में जंप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे अम्मी को नी रिप्लेसमेंट करना है इसलिए बुला रहा है, राइट। सो हॉपिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर बोन एट यंग एज, उसको एनकरेज करना चाहिए। कंप्लीटली ट्रीटेबल है एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। किसको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होगा? पतली लेडीज़, छोटी सी है, आप बहुत फिजिकली इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अभी आजकल की जो यंग लेडीज़ है सब लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करती है,
उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। मेरी फैमिली में किसको ऑस्टियोपोरोसिस है, लाइक मेरी मम्मी की हड्डी कमज़ोर थी तो मुझे आने की रिस्क है। स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज़्यादा, चाय और कॉफ़ी उसमें कैफीन रहता है। आप 2 कप पियेंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो 5-6 कप रोज़ पीते हैं तो कैफीन से बोन्स पिघलते हैं। पेप्सी, स्प्राइट, कोला, कार्बोनेटेड वाटर्स जो भी है वो सब बोन को पिघालते हैं, वो कम लेने चाहिए। जिसको थायराइड है उसको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत थायराइड वाले पेशेंट की भी हड्डी आगे जाके कमज़ोर होती है। जिसको आर्थराइटिस है, वात का बीमारी है, घुटने का वात नहीं, पूरे बॉडी में वात जो बोलते हैं ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें ज़्यादा है। आपका किडनी कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क ज़्यादा है। और अर्ली मेनोपॉज, जो लेडीज़ में मेंसेस चले गए जल्दी, नॉर्मली मेंसेस जाने की एज है 47 to 50, बहुत से लेडीज़ में अगर 40, 42, 43 में अगर आपका पीरियड्स चले गए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। लास्ट टॉपिक, स्पाइन इश्यूज़। आप सब सुने रहेंगे कि उसकी गादी सरक गई है, उसकी गादी ख़राब हो गई है, उसकी गादी बैठ गई है। ओके, आसिफ ये समझ लेंगे ना एक ही स्लाइड, तो आपको 90% बैक का चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो समझता है ना, उसी भी एक स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। एक पहला बोलते हैं डिस्क पेन, मनकानी गाड़ी दबाई गई छे या गाड़ी दुखे छे। सो नॉर्मल जितने बोन्स है ना उसमें एक गादी रहता है। ये गादी आपको झुकने में, साइड यहाँ पर टिल्ट करने में हेल्प करती है। अगर ऊपर से नीचे एक पूरा बोन होगा तो आप बेंड नहीं कर पाएंगे, तो बीच में एक डिस्क रहता है। जब डिस्क पे लोड देंगे तो डिस्क खराब होती है ऐसा ऐसा। आप चप्पल पहनते हैं, घिसते कि नहीं घिसते, ऐसे मन चेंज करते हैं, इसको हम लोग कभी भी चेंज करते हैं। हाँ, सो जब ये घिसता है उसकी लिमिट से ज़्यादा लोड पड़ता है, उसकी लिमिट से जब उसको स्ट्रेस दे रहे हो तो घिसता है। उसको बोलते हैं डिस्क डीजेनरेशन। गादी कमज़ोर થઈ गई છે या गादी खराब થઈ गई છે, उससे वो कमर दुखता है। बहुत से लोगों में देखेंगे कि गादी दुख रही हो, ये पेन आएगा जाएगा आएगा जाएगा। आप 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे, 10 जगह दवाई लेंगे, लेकिन आता जाता रहता है। उसको ट्रीट करने की एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आप उसको लोड मत कर दो, ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है डिस्क बल्ज, मीन जब गादी को आप लोड देंगे, वो बलून है, बलून फुगा, आप उसे जब दबाएंगे तो कैसा फैलता है ना, तो गादी वैसा ही है। आप जब उसको बहुत ज़्यादा लोड देंगे तो फैलती है, उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज। पीछे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको जो डिस्क है बल्जिंग डिस्क, वो थोड़ा पीछे चला गया है। आप वो पीछे एक होल दिख रहा है जो वाइट कलर का जो होल है, ये गादी है। जब ज़्यादा दबेगी तो पीछे आएगी। ये जो होल है ना, इसमें से नस आपके पैर में जाती है यहाँ से। तो आपको जब दर्द यहाँ से नीचे आया, सायटिका बोलते हैं ना, सायटिका मीन्स आपका डिस्क सरक के बाहर आ रहा है और आपकी नस को दबा रहा है। जब तक ये बाहर आया हुआ है इनकम्प्लीट, ये अंदर जा सकता है। इसके बाद का एक स्टेज है, ये डिस्क पूरा सरक के बाहर आ गया, मीन्स इसके अंदर आप कभी जैम खाते हैं, जैम जेली, जेली कैसी होती है ना, वैसा जेली जैसा एक सब्सटेंस रहता है। अगर ये गादी फट जाएगी तो इसमें से ऐसा कुछ बाहर आ जाता है। ये वापस अंदर कभी नहीं जाता, बाहर आ गया परमानेंट है। वो आपकी नस को दबा रहा है तो आपको सर्जरी लगने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। बहुत बार ये डिस्क यहाँ से सरक के नीचे आ जाता है, अलग ही हो जाता है। उसको बोलते हैं गादी सर के बाहर आ गया, उसमें भी सर्जरी लगने की रिस्क ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग जो 50 के बियॉन्ड है, जिसको सिर्फ कमर दुखती है, काम करने में आराम करेंगे तो ठीक हो जाती है, एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाता है, वापिस आता है। उसमें 70-80% लोग को ये प्रॉब्लम रहेगा, आपका गादी दब जाता है। गादी दबने का कॉमनेस्ट रीज़न लॉन्ग टाइम सिटिंग है। तो स्पाइन के लिए आपको जो 3-4 चीज़ें संभालनी है वो ये, अगर आप ये 3-4 चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे रूटीन में,
तो बैक पे लोड कम पड़ेगा, आपका बीमारी होने के चांसेस कम है। पहला है फ्लोर पे बैठना कम करो। हम खाना खाने बैठते हैं, चाय नाश्ते के लिए बैठते हैं, मैं बहुत बार लेक्चर में देखता हूँ कि लोगों को बोलता हूँ ना कि नीचे बैठना कम करो, तो 2 दिन मुखी साहब का फ़ोन आता है, अरे अमीन क्या बोल दिया तूने यार, सब कुर्सी पे चढ़ गए। राइट, वही लोग जो घर पे बैठ के नीचे खाते लेकिन जमात खाने में ऊपर आके बैठते। हम लोग दुआ कभी ऊपर लेंगे ना जब लास्ट मतलब कुछ नहीं कर पॉसिबल नहीं है, तभी दुआ को आपको ऊपर लेना चाहिए। सब घर पे सब काम शिफ्ट करो ना, जमात खाने में इतना ईजी है कि ऊपर चढ़ जाते हो। 90% लोग घर में हैं, जमात खाने में आधा घंटा स्पेंड करते हैं, तो जमात खाने में नीचे बैठो, वो एक अलग चीज़ है नीचे बैठना, वो स्पिरिचुअलिटी और वो चीज़ कम्प्लीटली अलग है। आप नहीं बैठ पा रहे हो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए आप जमात खाने में ऊपर बैठते हैं, लेकिन अपने घर पे टीवी बैठना है, खाना खाना है, नहीं खावा तो मैंने नीचे ज खाओ डॉक्टर साहब, खावा માટે तो ऊपर न बेच सको, जमात खाने में ऊपर बैठते हैं। सो जल्दी आपको जमात खाने में ऊपर तभी बैठो जब बहुत कंडीशन ख़राब है। आप घर पे टेक केयर करो, सो नीचे बैठना बंद करो, खाना पीना, चाय नाश्ता, सब्ज़ी काटना, टीवी देखना, सोफ़ा कुर्सी पलंग पे। ऊपर जब बैठते हो अगर आपकी बैक नॉर्मल है आप बैठो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैक में ज़रा भी इश्यूज़ है तो 30-40 मिनट्स का लिमिट रखने का। आपको थोड़ा भी पेन चालू है ना, 30-40 मिनट्स हो गए, उठो, 2-3 चक्कर लगाओ, वाकई जाके बैठो। स्पाइन के लिए लॉन्ग टाइम सिटिंग सबसे ख़राब है। आप लड़के मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरे पास जो मुस्लिम क्राउड आता है ना, मुस्लिम बहुत सारा, बिहार का, यूपी का, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं मुस्लिम से। उनमें ऐसा रिवाज है कि बहू जिस दिन घर पे आ गई ना उस दिन सास जाके बैठ जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी, सब काम बहू को करने का। और वो लोग बैठे बैठे इतने मोटे होते हैं और वो सबको बैक पेन होता है, कोई नसें नहीं दबी लेकिन इतना दुखता रहता है। मैं जब पूछता हूँ क्या करते हो, डॉक्टर साहब मेरे को तो कुछ काम नहीं, मैं तो बैठी रहती हूँ। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, आपको बैठना नहीं, आपको बैठना बंद करना है, आप बैठे तो तकलीफ और बढ़ेगी। तो बहू खुश रहती है, हाँ अब ये काम करेंगे, राइट। लेकिन वो एक्चुअल रीज़न है, आप बैठेंगे तो डिस्क दबती जाएगी। ये स्टेज में बैक बैक, ये नैरो हो गई, आप इसको खोल नहीं सकते। आप कोई डॉक्टर को बोलेंगे ना कि इसके लिए ऑपरेशन करो, कोई भी स्पाइन सर्जन आपको मना करेगा, बोला नहीं इसका ऑपरेशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ऑपरेशन करने के बाद भी गारंटेड नहीं है। आप ये स्टेज में आ जाओ, आपका डिस्क बाहर आ गया है, आप आ जाओ, 100% गारंटी, सुबह ऑपरेशन, शाम को चलो, दूसरे दिन घर, क्योंकि आपका डिस्क मैं निकाल दूंगा, आपकी नस खुल जाएगी, ठीक हो गया। डिस्क जो दब गई है वो खुलती नहीं है, वो ज़िंदगी भर परेशान करती है। इसलिए लॉन्ग सिटिंग आपको कम करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग, जब पेशेंट बीमार होते ना तो ऐसे बोलते नहीं, ऐसे झुकना चाहिए, ऐसे नहीं झुकना चाहिए। बीमार होने के बाद नहीं, आपको पहले से हैबिट करना है कि आपको जब झुकना है ऐसे नहीं झुकना है, आपको ऐसे ही झुकना है। आप घुटने को मोड़ो, फिर बैक से आर्च हो। बीमारी आने के बाद नहीं संभालना है, आप पहले संभालो, बीमारी आएगी नहीं। इंटरमिटेंट रेस्ट, आप में से कितनी लेडीज़ है जो सुबह 8 बजे उठती है और 10-11 बजे 5-10 मिनट लेटती है? अरे डॉक्टर साहब એટલું કોમ હોય છે ને મારે તો 2 વાગે નહીં પટતું, નેટ 2 વાગે મને પાર આવે છે અને તમે કહો છો બ્રેક લો। ऐसा कुछ काम नहीं। आप घर पे कहो आराम से, सिर्फ 10-8 बजे काम शुरू किया, 10-10:30 बजे आप 100% ब्रेक लेते हो। वो ब्रेक में आप बैठते हो, मोबाइल देखते हो या टीवी देखते हो, ब्रेक आप 100% ले रहे हो। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब ब्रेक लेते हो ना तो 5-10 मिनट लंबा हो जाए आराम से। सो वो टाइम पे पूरा स्पाइन रिलैक्स करता है। ब्रेक तो लिया आपने, लेकिन वो ब्रेक का कुछ फ़ायदा ना, तो बैठे रहो। सो हर 2-3 घंटे में, हर घंटे में मत सोते रहना, नहीं तो सोते रहे तो कल सब बहुत सासें मेरे पास आके बोलेगी क्या मारी, वो तो सोती रहे छे। हाँ, तो हर 2-2.5 घंटे में जब आप ब्रेक ले रहे हो तो वो टाइम पे सिर्फ लाई डाउन करो, 10 मिनट सोने का। तो स्पाइन की जितनी भी डिस्क है वो नॉर्मली भी दबती है। अगर मैं 4 घंटा बैठूंगा ना, मैं अगर फिट एंड फाइन भी हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे डिस्क है। नॉर्मल इंसान का हाइट
5-6 घंटे बैठने के बाद 5-6 मिलीमीटर कम हो जाती है, बिकॉज सब डिस्क दबती है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल डिस्क है, तो मेरी हाइट कम होती है नॉर्मली भी, लेकिन जब मैं सोऊंगा तो सो मेरी हाइट थोड़ी सी वापस नॉर्मल रहती है। सो वो 4-5 मिलीमीटर का डिफरेंस रोज़ होता है, लेकिन जब डिस्क खराब हो गई वो परमानेंट दब जाती है। तो आपने समझो काम किया 2 घंटा, थोड़ा भागदौड़ हो गया और आप लंबा हो गए, तो जो डिस्क दबी थी आप जब लेट गए तो खुल गई, वापस काम करो, वापस थोड़ी दब रही है, वापस खुल रही है। आप रोज़ उसको लोड देते ही रहेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे तो दब दब तक फिर डैमेज हो जाएगी। अभी आप आराम करो, फ़ायदा नहीं है। सो इंटरमिटेंट ब्रेक लेना शुरू करो। फोकस ऑन बैक एक्सरसाइजेस, मतलब आपको लग रहा है हमको जिम नहीं जाना है, एरोबिक्स नहीं करना है, योगा नहीं करना है, कुछ नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइज आजकल नेट पे अवेलेबल है। आप अपने कोई डॉक्टर की सलाह ले लो, कोई फिजियो के पास चले जाओ। बीमार होने के बाद मत जाओ, आप लग रहे मेरी कमर की तकलीफ हो गई अभी फिजियो के पास जाना है, कुछ नहीं। मेरी ये एज हो गई है, मैं कौन सी बैक स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो आप सेफली कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम है बैक का तो बिना डॉक्टर की एडवाइस नहीं कर सकते। बैक फिट एंड फाइन है, बहुत सारी बैक स्ट्रेनिंग, हिप्स को मजबूत करना, बैक को मजबूत करना, टमी को मजबूत करना, सिंपल एक्सरसाइज आप ऑनलाइन देख के भी कर सकते हैं जो आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बैक आगे जाके परेशान नहीं करेगी। ऐसे कोई लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, बोला हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बड़ा सा लिस्ट दे देगा, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। आपको कभी कभी पेन होता है तो सिर्फ घर में एक बेल्ट रखने का, आप बोला कभी दुख रहा है तो जब काम ज़्यादा होगा तो उसको सपोर्ट दो बैक को। अब बेल्ट पहनेंगे सिर्फ काम पे टाइम, रोज़ नहीं चाहिए, रोज़ ज़्यादा बेल्ट पहनने से नॉर्मल बैक कमज़ोर होती है, लेकिन आप बोला वो कभी कभी दुखता है तो काम का लोड ज़्यादा है तो हम इन बिटवीन बेल्ट पहन सकते हैं। ये मेरे को किसने डिमांड किया था कि मेनोपॉज के बाद लेडीज़ में क्या तकलीफ होती है, तो मैंने एक ऐड किया आपके लिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं आजकल, मतलब जो आके बोलते हैं कि मतलब बोलो क्या तकलीफ़ है, बोला कोई तकलीफ़ नहीं है, बोला फिर किस लिए आए, ऐसे डॉक्टर साहब देख लो जरा कुछ, क्या देखो लेकिन, बोला आप तो डॉक्टर आपको सब मालूम चल जाएगा ना। सो अभी लेटली 2-3 साल में मैंने ऐसे पेशेंट देखना शुरू किया है जिसको कोई बीमारी नहीं है। सो लोग अभी प्रिवेंशन में अवेयर हो रहे हैं कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास बीमारी के पास जाने का, बीमार नहीं है तो भी लोग आ रहे हैं। मैं बुला नहीं रहा किसको मेरे पास, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है लोग इतने अवेयर हो रहे हैं कि मतलब मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं बीमार नहीं हूँ। ओके, अपने पास बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। सो उसमें मेरे को किसने मेनोपॉज के बारे में पूछा था कि मेनोपॉज मेरे को आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे को डिप्रेशन आ जाएगी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने एक स्लाइड उसे एंटर किया। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मेनोपॉज हो जाएगा तो मेरी लाइफ ख़त्म, अभी मेरी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, मैं झुक जाऊँगी, मेरी स्किन ख़राब होगी, बाल झड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेनोपॉज डेफिनेटली आपके बॉडी में चेंज लाता है, लेकिन आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो उसके लिए, आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जीते हो, थोड़ी बहुत मेडिसिन भी आपको हेल्प कर सकती है, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा डाइट चेंज, ये करके आप मेनोपॉज के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उसको कम कर सकते हो। लोगों को ऐसा है कि मेनोपॉज आ गया मीन्स अभी मेरी तोंद बाहर निकलने वाली है, मेरा वेट बढ़ने वाला है, लेकिन क्या आप उसको डाइट मॉडिफाई करके वेट बढ़ना रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? ऑफ कोर्स रोक सकते हैं। तो आपको मेनोपॉज के बाद ज़्यादा पॉजिटिव होना है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बोलते हैं मेनोपॉज हो गया, मुझे डिप्रेशन आ गया। डेफिनेटली मेनोपॉज मूड स्विंग देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा मेरा फैमिली का इशू भी चल रहा है, हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, लेकिन मेरा मेनोपॉज आ गया, इससे डिप्रेशन आ गया, आप मेनोपॉज को ब्लेम करते हो। नहीं, मेनोपॉज डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, मेंटल चीज़ें चेंज होती है, लेकिन अगर आप मेनोपॉज को पॉजिटिवली लेंगे कि ओके मेरे बॉडी वीक होने वाली है, मैं उसको पहले ही फाइट करूँगी, तो मेनोपॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा। यहाँ पे तो लोग पहले ही घुटने टेक देते हैं, अरे यार मेनोपॉज आ गया, अभी तो बीमार होने वाली हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर होने वाली है, मेरा वेट बढ़ने वाला है, तो ऐसा आने ही वाला है। नो, आपको उसको फाइट करना है। वेट गेन अनअवॉइडेबल है, वेट गेन डेफिनेटली रोक सकते हैं।
फैट इंटेक कंप्लीटली बंद करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बोला। और कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स बहुत शुगरी होते हैं, तो मेनोपॉज के बाद शुगरी चीज़ें कम करनी चाहिए। तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, राइट? हर सीज़न का नेचुरल फ्रूट्स आपको खाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हो तो जूसेस वगैरह अवॉइड कीजिए, लेकिन जो सीज़न में जो फ्रूट पकता है वो आप डेफिनेटली खाइए। आप चूज़ी हो सकते हैं, बट आप सीज़न का फ्रूट खाते रहेंगे तो इट ऑलवेज हेल्प्स यू। और रॉ खाइए, जूसेस वगैरह नहीं खाइए। हाजिर इमाम की अभी लेटली अगर किसने फरमान सुने रहेंगे तो इसमें 2 टॉपिक थे हाजिर इमाम ने बोले थे। हाजिर इमाम आजकल बहुत बड़े फरमान कर रहे हैं, मतलब बेचारी दमाद सुन ही नहीं पाती, लोग पैर ऊपर नीचे करते थे या वहाँ घूमते रहते, मैं देखा है। हाजिर इमाम ने 2 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक बोली थी। मेक एक्सरसाइज योर प्रायोरिटी फॉर गुड हेल्थ। अगर मैं मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट संडे अपने जमात खाने में मेरे ख्याल से पढ़ा था, लास्ट संडे को, उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि आपकी रूटीन में एक्सरसाइज आना चाहिए। हाजिर इमाम ने और एक चीज़ बोला कि आपको पैसे का इश्यू भी है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी है ना, आप बोलते मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो भी हाजिर ने बोला कि अगर आपके पास पैसा कम भी है तो भी आप हेल्थ को फर्स्ट रखो, बाद में सब चीज़ें आएगी सेकेंडरी, राइट? सो मेरा में नहीं मानेंगे तो बापा का एटलीस्ट मानने की ट्राई कीजिए। सो समराइज करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, अर्ली इंटरवेंशन। में बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाके मिलो, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ये आप करेंगे तो मैं दुआ करूँ इंशाल्लाह सब आप लोग हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। क्या लिख